कल के अपने वीडियो में हमने ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं व रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम नए टॉपिक के साथ सबसे पहले अर्ध आयुकाल के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि अर्ध आयुकाल होता क्या है या किसे अर्ध आयुकाल कहा जाता है। इसे समझने के लिए हम एक साधारण सी क्या है बात करते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई पदार्थ है, ठीक है। ये पदार्थ मान लो अपने पास 100% है। कितना प्रतिशत है? 100%। अब यह पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले? भाग ले। जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात इसकी आधी मात्रा जितने समय में क्या हो जाती है? उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात क्रियाफलों में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी आधी मात्रा को उत्पादों में बदलने में जो समय लगेगा, उस लगे समय को इसका क्या कहेंगे? अर्ध आयुकाल। क्या कहेंगे? अर्ध आयुकाल कहेंगे, ठीक है ना। जैसा कि हम एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं। इस उदाहरण के लिए दे रखा है कि माना अपने पास कोई पदार्थ था, वो कितना प्रतिशत था? 100%। हमने एक पदार्थ लिया, 100% लिया, हमने उसकी अभिक्रिया करवाई। जैसे हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, सर्वप्रथम ये देखते हैं कि ये 50% होने में, 100% जब 50% होता है, ठीक है ना, उसको किसमें? उत्पादों में बदलने या नष्ट होने में जो समय लगेगा, या हमने इसके लिए कितना वर्ष लिखा है उदाहरण के रूप में? 5 वर्ष। क्या रखा है भाई? 5 वर्ष। तो हम कहेंगे कि इसकी आधी मात्रा को नष्ट होने में 5 वर्ष का समय लग रहा है। कितने वर्ष का समय लग रहा है? 5 वर्ष का। तो हम इस पदार्थ का अर्ध आयुकाल कितना बता देंगे? 5 वर्ष। क्या बता देंगे भाई? 5 वर्ष। अधिकतर हम अर्ध आयुकाल में यही पढ़ते हैं कि जैसे क्या है, इसकी आधी मात्रा नष्ट हो गई, अभिक्रिया आधी पूरी हो चुकी है, अब आगे अभिक्रिया प्रारंभ करेंगे तो उसके लिए क्रियाकारक कौन से होंगे? 50% वाले। कौन से होंगे? 50% वाले, क्योंकि ये चीज़ तो उत्पादों में बदल चुकी है। बची कौन सी है? 50%। अब इस 50 को 25 होने में जो समय लगेगा वो इसका क्या कहलाएगा? अर्ध आयुकाल। अब हमारे पास क्या है? 75% जो क्या है पदार्थ है वो किस में चेंज हो चुका है? उत्पादों में। बचा कितना? 25%। अब इस 25% को 12.5 होने में होने वाला जो समय है या लगने वाला जो समय है, ये इसका क्या कहलाएगा? अर्धायुकाल कहलाएगा। 12.5 का उदाहरण के लिए 6.25% होने में जो समय लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा? अर्धायुकाल कहलाएगा। लेकिन हम अर्धायुकाल की जब गणना करते हैं तो ये मानते हैं कि प्रत्येक स्थिति में उस पदार्थ का अर्ध आयुकाल समान बना रहता है। उसके अर्ध आयुकाल में हमें क्या है कि कोई परिवर्तन ऐसा दिखाई नहीं देता। जैसा कि यहाँ उदाहरण में यही बता रखा है कि हमने 100% क्या है पदार्थ लिया है। इस 100% पदार्थ को हमने कितना प्रतिशत कर दिया? 50%। 50% होने में इसमें लगा समय कितना था? 5 वर्ष। नीचे देखिए 50% को 25% होने में कितना समय लग रहा है? वही 5 वर्ष का समय लग रहा है। यहाँ देखिए 25% को 12.5% होने में कितना समय लग रहा है? 5 वर्ष लग रहा है। तो यहाँ हमने जो पदार्थ लिया है उसका हम जो अर्ध आयुकाल मानेंगे वो कितना मानेंगे? याद रखना, इसका अर्ध आयुकाल हम 5 वर्ष मानेंगे। कितना वर्ष मानेंगे? 5 वर्ष, ठीक है ना। इसलिए परिभाषा यही कह रही है कि अभिकारकों की आधी मात्रा को, अभिकारक कौन से होते हैं? आपने पहले पढ़ लिया भाई, ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात उन्हें अभिकारकों के नाम से व्यक्त किया जाता है। उन अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पादों में बदलने में जो समय लगता है वो लगा समय उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाता है, ठीक है ना। तो ये तो है आपकी अर्ध आयुकाल की परिभाषा। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं देखना। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि माना
एक कोई पदार्थ है जिसका अर्ध आयुकाल कितना वर्ष हो, 5 वर्ष, तो बताइए उसकी 75% मात्रा नष्ट होने में कितना समय लग जाएगा। कितना समय लगेगा भाई? देखो आपको पता है 50% नष्ट होने में कितना वर्ष लग रहा है, 5 वर्ष। यहाँ देखिए 75% नष्ट होने में कितना लग रहा है, 5 और 5 है 10 वर्ष। तो जब पदार्थ 75% नष्ट हो जाएगा तो याद रखना उसमें उसका अर्ध आयुकाल कितना वर्ष कहलाएगा, 10 वर्ष कहलाएगा। कितना वर्ष कहलाएगा, 10 वर्ष। आगे देखते हैं कि किसी भी पदार्थ की 100% मात्रा का जो क्या है अर्ध आयुकाल हम याद करें, यदि उसका अर्ध आयुकाल वही कितना वर्ष माने, 5 वर्ष, तो बताइए कि इसकी कितनी 87.5% मात्रा नष्ट होने में कितना समय लगेगा, अर्थात उसका अर्ध आयुकाल का मान कितना होगा। तो हम मान लेंगे कि याद रखना 100 से 50 होने में कितना वर्ष लग रहा है, 5 वर्ष। 50 से 25 होने में कितना लग रहा है, 5 वर्ष। 25 से 12.5 होने में कितना लग रहा है, 5 वर्ष। तो बताइए 87.5 कितना प्रतिशत भाई, 87.5% जब ये पदार्थ नष्ट हो जाए तो बताइए कितना वर्ष लग गया, 5, 5 10 और 5 15। इसका मतलब इस पदार्थ की 87.5% मात्रा नष्ट होने में जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, 15 वर्ष का समय लगेगा। कितना वर्ष का समय लगेगा, 15 वर्ष का। तो उसका अर्ध आयुकाल 15 वर्ष कहलाने लगे जाएगा। कितना कहलाने लग जाएगा, 15 वर्ष। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा पूछा जाता है, ठीक है ना। वैसे अपने जो क्या है बोर्ड वाले पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन फिर भी क्या है आगे की हम बात करते हैं तो आगे जो कंपटीशन लेवल के जो क्या हैं पेपर होते हैं उनमें इन प्रश्नों को बहुत बार पूछा जाता है। इसलिए इन क्या है क्वेश्चनों को आप विशेष रूप से क्या करें, पढ़ें, विशेष रूप से इन पर ध्यान दें ताकि आगे आपको इस अर्धायुकाल वाले क्या है बिंदु में कोई समस्या नहीं आए। अब देखना आगे क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे क्वेश्चन बन गया आपके पास कि यदि किसी पदार्थ का अर्धायुकाल 5 वर्ष हो, कितना वर्ष हो, 5 वर्ष, तो बताइए उस पदार्थ की 25% मात्रा शेष रहने में कितना समय लगेगा कि वह 25% शेष रह जाए। कोई पदार्थ 25% शेष कब रहेगा, जब मान लो 75% क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब पदार्थ 75% क्या हो गया, नष्ट हो गया, 75% नष्ट हो गया तो शेष मात्रा कितनी बची, 25। तो बताइए कि यहाँ 75% नष्ट हो रहा है तो कितनी प्रतिशत मात्रा शेष रह रही है भाई, 25% शेष रह रही है, 25 ही रह रही ना। तो बताइए 25% शेष रहने में कितना समय लगा, 5 और 5 10 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का समय लगा, 10 वर्ष का। आपसे पूछा गया कि बताइए कि किसी भी पदार्थ की क्या है अर्ध आयुकाल का मान कितना हो, 5 वर्ष हो, और बताइए 12.5% शेष रहने में कितना समय लग जाएगा कि वह 12.5% शेष रह जाए। तो आप कहेंगे याद रखना उसका समय 15 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा, 15। जब अर्धायुकाल 5 वर्ष है उस 100% क्या है जो पदार्थ की मात्रा है उसकी 12.5 मात्रा शेष रहने में जो समय लगेगा वो समय कितना लग जाएगा, 15 वर्ष। अगर हम आगे चलें अगर ऐसा देखें कि ये 12.5 था और इस 12.5 से कितना हो जाए, 6.25, कितना हो जाए, 6.25। तो बताइए यहाँ कितना वर्ष का समय लगेगा, 5 वर्ष का, क्योंकि इसका अर्धायुकाल कितना है, 5 वर्ष। तो बताइए क्वेश्चन बनता है यदि कोई पदार्थ की जो अर्धायुकाल की क्या है स्थिति है वो 5 वर्ष है तो बताइए उस पदार्थ की 6.25% या 6.25% मात्रा शेष रहने में जो समय लगेगा वो कितना होगा। तो हम इसका आंसर देंगे 20 वर्ष। कितना लगेगा, 20 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष तो कितने में, 50% शेष रहने में, फिर 25% शेष रहने में 10 वर्ष का समय, 12.5% शेष रहने में 15 वर्ष का समय, और यहाँ 6.25% शेष रहने में कितना समय लग जाएगा, 20 वर्ष। कितना रह जाएगा, 20 वर्ष। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, इसकी अर्ध आयुकाल के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात इसी को अर्ध आयुकाल के नाम से जाना जाता है। अब देखो नीचे कुछ नोट है यहाँ। ये नोट क्या है कि आपकी 10th क्लास में नहीं चलते हैं, अगर आप 11वीं 12वीं में चलेंगे तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं,
3 प्रकार की। हम अपने क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े, लेकिन उनमें अन्य जो प्रकार हैं वो कौन से प्रकार से संपन्न होती है वो हमने नहीं पढ़ा। अपनी क्या है कोर्स में है भी नहीं, इसीलिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या है कि 3 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा दे रखा है, याद रखना, शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरी कौन सी दे रखी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तीसरी कौन सी दे रखी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसका मतलब ये अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि व द्वितीय कोटि। अर्थात इन 3 भागों में क्या है बांटकर इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। अब इन तीनों अलग अलग जो क्या हैं कोटि की जो अभिक्रिया हैं, यदि हम इनकी क्या है कोटि के आधार पर अर्ध आयुकाल की क्या करें गणना करें, तो याद रखना इन अभिक्रियाओं में अर्ध आयुकाल में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात इनके अर्ध आयुकाल याद रखना आगे जाकर परिवर्तित होने लगे जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले देखते हैं, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी देखते हैं, शून्य कोटि की। क्या कह रहा है, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल समय के साथ घटता है। यदि आपके पास कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है और वो कौन सी कोटि की हो, शून्य कोटि की, और आपसे अर्ध आयुकाल पूछा जाए, तो हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे उसकी मात्रा नष्ट होती जाएगी, याद रखना उसके अर्ध आयुकाल के मान में क्या आती जाएगी, कमी। अर्थात उसका अर्ध आयुकाल घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब उसके अर्ध आयुकाल में क्या हो जाएगी, कमी। इसीलिए हमने लिखा अर्ध आयुकाल को हम किससे लिखते हैं, T1/2। टी का मतलब समय, किसकी मात्रा, आधी मात्रा, पदार्थ की आधी मात्रा 1/2 आधा ही है ना, आधा। टी का मतलब समय, इसकी आधी मात्रा को नष्ट होने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। यह अर्ध आयुकाल किसके समानुपाती होता है, याद रखना उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। तो याद रखना कि कोई भी चीज़, सांद्रता का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब होता है, जैसे हम अम्ल की बात करते हैं, एक अम्ल सांद्र होता है, एक होता है तनु। सांद्र वो होते हैं जिसकी ज्वलनशीलता ज़्यादा होती है, तनु वो होते हैं जिसकी सांद्रता में हम क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। अर्थात वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ज्वलनशीलता में कम हो जाते हैं। इसलिए जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है उनकी अभिक्रियाएं तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। तो यहाँ देखो किसकी मात्रा बढ़ेगी, सांद्रता की। जैसे जैसे सांद्रता की मात्रा बढ़ेगी, याद रखना अर्ध आयुकाल का मान घटता हुआ चला जाएगा। समझ रहे हो ना। सांद्रता बढ़ने पर अर्ध आयुकाल के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब इसके बढ़ने से इसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए कहा गया कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया संपन्न होती है, याद रखना उनके अर्ध आयुकाल समय के साथ घटते हुए चले जाते हैं। जैसा कि हम उदाहरण लें कि मान लो एग्जाम्पल के रूप में हम लें कि कोई पदार्थ 100% था और उस 100% मात्रा को 25% होने में कितना वर्ष लगे, 10 वर्ष। कितने वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे। अब इस 50% को हम क्या है 25% बनाना चाहें, तो याद रखना ये 10 वर्ष में पूरा नहीं होगा। याद रखना इसमें 10 वर्ष से कम समय लगेगा। अर्थात याद रखना उसके अर्ध आयुकाल के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो एग्जैक्ट आप ये याद रखें कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की क्या है, सांद्रता जब बढ़ती है तो याद रखना उसके अर्ध आयुकाल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो समय के साथ उनका अर्ध आयुकाल क्या होता है, घटता हुआ चला जाता है। ये हुई शून्य कोटि की अभिक्रिया। फिर हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। ठीक है ना। क्या दे रखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। वो कितना सांद्रित है, कितना क्या है वो ज्वलनशील है, उस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी क्या है, याद रखना निर्भर नहीं होती है। और जो अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है, तो याद रखना कि जब भी उसके हम अर्ध आयुकाल की बात करते हैं तो उसके अर्ध आयुकाल में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब यहाँ जो हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ भी 5 वर्ष, यहाँ भी 5 वर्ष, यहाँ भी 5 वर्ष और यहाँ भी 5 वर्ष, तो हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। तो ये प्रथम क्या है, जो प्रारंभिक सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए समय के साथ याद रखना इसके अर्ध आयुकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए इसको हम लिखते हैं T1/2 समानुपाती A0। A0 का मतलब या सांद्रता का कोई मान नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये इस सांद्रता का मान क्या दे रखा है, 0। सांद्रता का मान 0 दे रखा है। इसका मतलब यह है
जो क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस सांद्रता पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाती है, इस सांद्रता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो क्या है अर्धायुकाल होता है वो समय के साथ हमेशा अपरिवर्तित रहता है, उसके क्या है अर्धायुकाल में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना। तो प्रश्न आ जाए वह कौन सी अभिक्रिया है, वह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिसका अर्धायुकाल हर समय एक समान बना रहता है, तो हम कहेंगे वो कौन सी होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पहला हमने पढ़ा उसमें प्रश्न बने वह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिनका अर्धायुकाल आगे बढ़ने पर धीरे धीरे घटता हुआ चला जाता है, तो वो कौन सा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब हम तीसरी क्या है कोटि की अभिक्रिया की बात करते हैं, जिसको हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यहाँ दे रखा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक काल का व्युत्क्रम होता है। ठीक है ना, कि प्रारंभिक काल है ना उसका क्या माना जाता है, व्युत्क्रम माना जाता है। अतः व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा। ठीक है ना, जैसे व्युत्क्रम का मतलब होता है कि आपने विद्युत धारा वाले पाठ में पढ़ा है कि क्या पढ़ा है आपने, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। जब इसको 1/a में लिख दिया तो ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाने लग गया। क्या कहलाने लग गया, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ हमने लिखा है T 1/2 व्युत्क्रमानुपाती 1/a। सांद्रता कहाँ गई, नीचे। कहाँ गई भाई, नीचे आ गई। अब आप बताइए कि सांद्रता धीरे धीरे क्या होती है, देखो यहाँ दे रखा है प्रत्येक विघटन में एक बार जो है उसका विघटन होता है, उससे वो कहाँ हो जाता है 50, 50 से फिर क्या होता है 25। जैसे वो 100% था तब उसकी सांद्रता का मान क्या था, ज़्यादा। क्या था भाई, ज़्यादा। लेकिन जैसे वो 100 से कितना हो जाता है 50, इसकी सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यदि इसकी सांद्रता कम हो गई तो अब उसका जब विघटन होगा तो सांद्रता घटने से उसका अर्धायुकाल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा भाई, अर्धायुकाल। इसीलिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो याद रखना प्रत्येक क्या है आधी मात्रा नष्ट होने में जो उसका अर्धायुकाल का मान होता है वो पहले से क्या होता है, अधिक हो जाता है, अर्थात उसका अर्धायुकाल बढ़ जाता है। तो परिभाषा को एग्जैक्ट सही तरीके से पढ़ना। क्या दे रखा है, देखो द्वितीय कोटि की क्या है अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक काल का व्युत्क्रम होता है, अर्थात उसका उल्टा होता है। अतः प्रत्येक विघटन में जब भी उसका प्रत्येक बार विघटन होता है तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और प्रारंभिक सांद्रता में कमी आ जाती है और घट जाता है तो उसका अर्धायुकाल बढ़ने लगे जाता है। इसलिए उसके अर्धायुकाल की हम ऐसे बात करते हैं। इसलिए इसको लिखा है T 1/2 व्युत्क्रमानुपाती 1/a। जैसा कि एग्जाम्पल लिया, कोई पदार्थ कितना प्रतिशत था, 100%। कितना प्रतिशत था भाई, 100% था। अब इस 100% को 50% होने में कितना समय लगा, 10 वर्ष। कितना लगा भाई, 10 वर्ष। लेकिन अब ये 50% से जब 25% होगा तो 10 वर्ष में नहीं होगा, इसमें 10 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। अर्थात इसमें लगने वाले समय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, अर्थात इसका अर्धायुकाल बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तीन क्या है कोटि की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में अर्धायुकाल समय के साथ घटता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायुकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं में समय के साथ उसका अर्धायुकाल घटने लगे जाता है। तो ये क्या है, तीनों क्या है कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में हम बता सकते हैं। अब जैसे आपसे क्या है क्वेश्चन पूछता है, ये तो आपकी क्या है 10वीं बोर्ड में क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधे आधे नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया कि पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, हम सबको पता है प्रकाश संश्लेषण में जितने क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो उत्पादों में टूटते हैं ताकि उससे ऊर्जा बनती है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा कि उस प्रकाश संश्लेषण की जो क्या है अभिक्रिया है उसका अर्धायुकाल कितना होगा, उसकी आधी मात्रा में नष्ट होने में लगा समय कितना होगा। तो हम इसका जवाब देंगे कितना, 10⁻⁻12 सेकेंड। अर्थात उसमें 10⁻12 सेकेंड का क्या हो जाएगा, समय लगे जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण का अर्धायुकाल कितना माना गया, 10⁻12 सेकेंड। अगला जो दे रखा है अम्ल क्षार की अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षार क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। जैसे प्रबल अम्ल और क्षार की बात करते हैं हम,
तो जब भी वो क्रिया करेंगे तो वो एक तीव्र अभिक्रिया होती है, अर्थात बहुत कम समय में क्या करते हैं वो अभिक्रिया संपन्न करते हैं, अर्थात उसका अर्ध आयुकाल होता है। उसकी आधी मात्रा को नष्ट होने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 10 की घात माइनस 10 सेकंड का समय लग जाएगा, अर्थात उसका अर्ध आयुकाल कितना क्या लगेगा, 10 की घात माइनस 10 सेकंड। अगली बात करते हैं पोलोनियम। पोलोनियम क्या है, याद रखना एक तत्व है जो प्रकृति में पाया जाता है। उस पोलोनियम की जो आधी मात्रा है उसका अर्ध आयुकाल है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना, उसका भी अर्ध आयुकाल छोटा होता है, अर्थात वह 10 की घात माइनस 4 सेकंड के क्या है समय में, कितने में, 10 की घात माइनस 4 सेकंड के समय में ही क्या हो जाती है, उसकी आधी मात्रा को नष्ट कर देता है। इसीलिए उसका अर्ध आयुकाल 10 की घात माइनस 4 सेकंड कहलाती है। कितने सेकंड कहलाती है, 10 की घात माइनस 4 सेकंड। एक नीचे दे रखा है यूरेनियम, ठीक है ना, याद रखना यूरेनियम क्या है, जैसे आपने सुना है परमाणु बम बनाते हैं, तो परमाणु बम बनाने में क्या है, ये विस्फोटक के रूप में काम में लेते हैं यूरेनियम, ठीक है ना। ये लंबे समय तक क्या होता है, नष्ट नहीं होता है, अर्थात इसका अर्ध आयुकाल बहुत ही बड़ा माना जाता है। तो इसका अर्ध आयुकाल होता है वो दे रखा है आपको 4.5 इंटू 10 की क्या है घात 9 वर्ष, कितना है, 4.5 इंटू 10 की पावर 9 वर्ष, अर्थात बहुत लंबे समय में जाकर इसकी आधी मात्रा नष्ट होती है, इसलिए इसका अर्ध आयुकाल बहुत ही बड़ा माना जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखना, ठीक है ना, पेपर में आधे नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इसमें से कोई सा भी उदाहरण उठाकर आपको दे सकता है, इसका मतलब इनका अर्ध आयुकाल आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपना बिंदु था अर्ध आयुकाल वाला। तो हम अब अगले पॉइंट की जब बात करेंगे वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। जब अम्ल क्षार की हम बात करेंगे तो उसमें भी क्या है, याद रखना ये बिंदु आपको प्राप्त होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। नाम से ही पता लग रहा है, उदासीनीकरण का मतलब उदासीन हो जाना, उदासीन का मतलब जिसमें अम्ल व क्षार का गुण नहीं पाया जाना, जब उसमें अम्ल क्षार के गुण नष्ट हो जाते हैं। और एक पीएच पैमाने पर हम देखते हैं, यदि जिस पीएच पैमाने पर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो वो हमेशा कैसा होता है, उदासीन, कैसा होता है, उदासीन। जिसका हम सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, याद रखना आसुत जल। जब हम आसुत जल की बात करते हैं तो याद रखना इसका पीएच मान सदैव कितना होता है, 7, इसीलिए ये हमेशा क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का। अब जैसे हम यहाँ देखें कि एक अम्ल लिया हमने HCl, वैसे आपके किताब के हिसाब से 10th के हिसाब से आपकी किताब में सबसे प्रबल अम्ल कौन दे रखा है, HCl, जिसका पीएच मान 0 दिखा रखा है। जबकि सबसे प्रबल क्या क्षार कौन सा दे रखा है, NaOH, जिसका पीएच मान कितना दिखा रखा है, याद रखना 14। लेकिन हम अम्ल क्षार वाला जब पाठ पढ़ेंगे तो इससे भी प्रबल अम्ल और क्षार की हम गणना करेंगे, जो इससे भी ज़्यादा क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो हमने एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में क्रिया करवा दी। ये अपने आप में क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, क्षार है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ देखा है अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो ये अपने आप में लवण है, NaCl। कौन सा लवण है, बहुत बार देखा है, रोज इसको उपयोग में लेते हैं। इसको क्या है, रासायनिक नाम क्या देते हैं भाई, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम देते हैं, सोडियम क्लोराइड। वैसे हम इसको साधारण नमक के नाम से जानते हैं, जो अपने भोज्य पदार्थ के रूप में, बहुतायत रूप में क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। साथ में क्या बना है, जल। तो लवण और क्या बन गया, जल बन गया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखो, H2SO4 कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या करवा दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है अपने आप में, दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये अम्ल क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। इसका मतलब लवण व जल बनते ही इसमें अम्ल क्षार के गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति के लिए बनी जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण। तो अब इन उदाहरणों से आप क्या कर सकते हैं, इनकी परिभाषा व्यक्त कर सकते हैं। क्या परिभाषा लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
अम्ल व क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं या अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं, अर्थात वे उदासीन प्रकृति में क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कौन सी अभिक्रिया के नाम से? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से। ठीक है ना, तो बता सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि मान लो आपने क्या है कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए दो पदार्थ लिए, एक अम्ल लिया, दूसरा कौन सा लिया, क्षार। यदि हमने अम्ल लिया, जैसे हमने HCl ले लिया जिसका pH मान कितना है भाई, 7 है। कितना है भाई, 7। यदि हमने क्या कर लिया, इसकी साथ क्रिया करवाई, किसकी, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। यदि हम इसकी क्या है क्रिया करवाएं NaOH के साथ जिसका pH मान कितना होता है, 14। ये जब आपस में क्रिया करेंगे ना तो क्या हो जाएगा कि इधर से pH मान घटेगा और इधर से pH मान बढ़ेगा, ये माइनस और ये प्लस। आपको पता है कि यहाँ से धीरे धीरे क्या है pH मान घटता जाएगा, इधर से pH मान बढ़ता जाएगा। इसका pH मान 0 होता है भाई, सॉरी कितना होता है, 0। इसका pH मान बढ़ेगा और इसका pH मान घटेगा। जैसे जैसे इसका घटता जाएगा इसका बढ़ता जाएगा, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये मध्य वाले बिंदु पर आ जाएंगे और इनका pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 7। और जैसे इनका pH मान 7 हो जाएगा यह उदासीन प्रकृति का कहलाने लगे जाएगा। और जैसे pH मान इनका 7 हो जाएगा तो ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, लवण और जल। क्या बना देंगे भाई, लवण और जल। इसका मतलब इनमें अम्ल क्षार के गुण नहीं पाए जाएंगे। ठीक है ना, तो पॉइंट क्या कह रहा है सुनना कि समान सांद्रता के प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो विलयन का pH मान अंत में कितना हो जाता है, 7। अर्थात उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, उदासीन। कैसी हो जाती है भाई, उदासीन। ठीक है ना। दूसरा जो क्या है नोट दे रखा है, जब प्रबल अम्ल की क्रिया किससे करवा दें, दुर्बल क्षार से। किससे करवा दें, एक अम्ल कौन सा है, प्रबल। जैसा कि हमने क्या है कि एक अम्ल लिया, ठीक है ना, प्लस किसकी क्रिया करवाई, क्षार की। यदि इसका pH मान मान लेते हैं हम कितना है, 3, ठीक है, और इसका pH मान कितना है, 9, ठीक है। अब इन दोनों की हम आपस में क्रिया करवा दें तो बताइए इनका pH मान कितना हो जाएगा, इधर से pH मान घटेगा, इधर से pH मान बढ़ेगा। तो घटते घटते क्या हो जाएगा, 7 से कहाँ जाएगा, नीचे। अर्थात इनका pH मान सदैव 7 से कहाँ होगा, नीचे, क्योंकि अम्ल कौन सा है, प्रबल, क्षार कौन सा है, दुर्बल। जो प्रबल है वो क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, अर्थात वह विलयन उसी क्या है, याद रखना, प्रकृति का प्रकट होने लगे जाएगा। कि जैसे यहाँ कितना हुआ, 8, यहाँ कितना हो जाएगा, 4, यहाँ कितना हुआ, 7, यहाँ कितना हो जाएगा, 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6। यदि ऐसी स्थिति आएगी तो एक बिंदु ऐसा आएगा जिनका pH मान 6 है, वो मध्य वाला क्या है, pH मान है। अर्थात यह विलयन pH मान कितना दर्शाएगा, 6 दर्शाएगा। और जिस विलयन का pH मान 7 से कहाँ जाता है, नीचे, वह विलयन हमेशा क्या कहलाने लग जाता है, अम्लीय प्रकृति का कहलाने लगे जाता है। तो क्या पढ़ा आपने, क्या सुना कि जब प्रबल अम्ल की क्रिया, ठीक है ना, दुर्बल क्षार से करवा दें, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में उसका pH मान सदैव 7 से कहाँ होगा, नीचे होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है सुनना कि जब प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल, अब प्रबल क्या है, क्षार है, दुर्बल क्या है, अम्ल है, पहले का विपरीत है। तो बताइए कि जब प्रबल क्षार की क्रिया हम दुर्बल अम्ल से करवा दें तो बताइए उसके pH मान में क्या अंतर आएगा। याद रखना उसके pH मान में अंतर आएगा कि अम्ल का pH मान बढ़ेगा, क्षार का pH मान घटेगा, लेकिन फिर भी pH मान 7 से कहाँ होगा, ऊपर होगा। जैसा कि हमने यहाँ लिया क्या उदाहरण, इस उदाहरण को हम ऐसे ले लें, जैसे आपके पास कोई क्षार है, एक क्षार है जिसका pH मान कितना हो, 12। एक हमने क्या लिया, अम्ल, जिसका pH मान हम ले लेते हैं कितना, 5, ठीक है। तो बताइए कि इस विलयन का जो pH मान रहेगा, दोनों को मिलाने के क्या है बाद या पश्चात कितना pH मान रहेगा। तो देखो 12 से ये कितना हो जाएगा, 11, ये कितना हो जाएगा, 6, इसका बढ़ेगा और इसका घटेगा। ये फिर कितना हो जाएगा, 7,
ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 8.5 और ये कितना हो जाएगा 8.5। तो बताइए अभी भी विलयन का पीएच मान कितना बचा है? 8.5 बचा है। तो 7 से कहाँ है? ऊपर है। जब 7 से ऊपर है तो याद रखना, जब प्रबल क्षार की हम क्रिया दुर्बल अम्ल से करवाते हैं तो उस विलयन का जो क्या है, याद रखना पीएच मान 7 से अधिक होता है, वह विलयन क्षारीय प्रकृति का कहलाने लगे जाता है। कौन सी प्रकृति का कहलाता है? क्षारीय प्रकृति का। तो हमने आज तक के वीडियो में जो पढ़े हैं वो रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक वाले पाठ के जितने भी बिंदु हैं उनको विस्तारित रूप से हमने पढ़ा है। आज जो क्या है, जो ये वीडियो है उसमें अपना ये चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है, अर्थात हमने प्रत्येक बिंदु का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। अब आप इन वीडियोज़ को जब भी देखना चाहें, जब भी क्या है आपको टाइम मिले तो बार बार इनको क्या है देखें, ताकि वो चीज़ आपके सामने बार बार आए, ताकि आपको कोई समस्या नहीं रहे, अर्थात वो चीज़ें आपको क्या है परमानेंट याद हो सके। तो इन चीज़ों को बार बार देखें। नोट्स के रूप में आपको बता रखा है कि आपको इस पाठ का नोट्स अब एक साथ एक PDF फाइल के रूप में क्या हो जाएगा, इन्हीं के साथ क्या है आपको YouTube पर प्राप्त होगा। तो आप उन क्या है नोट्सों की क्या है PDF फाइल को खोल सकते हैं, उनको देख के अपनी कॉपी में बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल कहते हैं नोट्स बनाने का जो तरीका है उस तरीके से क्या है उनको पूर्ण रूप से क्या है अपने पास एकत्रित करें, ताकि जब भी आवश्यकता पड़े तो हम वीडियो के माध्यम से नहीं देखकर हम अपनी कॉपी में भी उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे जो वीडियो होगा या आगे जो हम क्या है जो भी क्लास चलेंगी वो अगले चैप्टर की चलेंगी और उस चैप्टर का नाम होगा अम्ल क्षार व लवण। तो हम अम्ल क्षार लवण के जो क्या है चैप्टर हैं उसकी अगले वीडियो में बात करते हैं। आज का जो क्या है चैप्टर अपना यहीं समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।